नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मेवाड़ बुक से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू करते हैं। 5 सेकंड में तैयार हो जाइए। स्टार्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन को लेकर भारत सरकार ने चिंता व्यक्त कर गैर सरकारी संगठनों को अपने विश्वास में लेने की भरसक कोशिश कर रही है और उनसे साफ साफ कह दिया गया है कि जो कुछ कहना है यहीं पर कह लीजिए। वहाँ पर जाकर हमको एक स्वर में बात करना है, लेकिन अमीर देशों के खिलाफ दूसरी दुनिया के देशों को एकत्र करने की जो कोशिश करनी चाहिए थी वह कोशिश नहीं की गई है। हो सकता है कि वहाँ पर इन मुद्दों पर आधारित सहमति एक हद तक हो भी जाए। आज हमको अमीर देशों से अपने अधिकार सुरक्षित रखने की बहुत ज़रूरत है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि महिलाओं से संबंधित सामाजिक मुद्दों के बारे में हमको तैयारी कर लेना चाहिए। एकत्रित सभी महिलाएं सम्मेलन के बारे में कुछ बोल रही हैं। आपको उनकी बात सुनना चाहिए। वैसे मेरे विचार से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूरी तरह से बेकार नहीं होते हैं, बल्कि विचार विमर्श और आदान प्रदान का महत्वपूर्ण मौका होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न विरोधाभासों के इस दौर में निश्चय ही सम्मेलन में इससे ज़्यादा कुछ होगा। फिर भी इसमें जो तय होगा वह हमारे देश के भाव, सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों पर निश्चित रूप से असर डालेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन की तैयारी का अंतर ही इस बात की पुष्टि के लिए काफ़ी है। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि सन 1975 में एक छोटा सा प्रतिनिधिमंडल मैक्सिको गया था। फिर सन 1985 में प्रतिनिधिमंडल के रूप में करीब 200 गैर सरकारी संगठन की महिलाएं भी नैरोबी भेजी गई थीं। मैं अनौपचारिक तौर पर कह सकता हूं कि अब तक चीन में 10 साल के भीतर सरकारी प्रतिनिधिमंडल की संख्या कम से कम 100 से ऊपर हो चुकी होगी। इसमें से संयुक्त राष्ट्र संघ का पैनल अलग रखा गया है। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि भारतीय महिलाएं बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इस सम्मेलन में सरकारी संगठन के अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों की 2000 महिला प्रतिनिधि वहां पहुंच चुकी हैं। इस सम्मेलन में विदेशी दानदाता एजेंसियों के माध्यम से ग्रामीण स्तर तक की भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था। मैं महसूस करता हूं कि भविष्य में इन महिलाओं की ओर से उठाई गई आवाज़ का निश्चित और सोचा समझा असर जरूर पड़ेगा। महोदय, मैं समझता हूँ कि हमारे देश में नारी को मानव समाज की अस्मिता माना जाता रहा है। एक दृष्टिकोण यह भी है कि देश और समाज का अस्तित्व उस पर टिका हुआ है। दूसरा दृष्टिकोण यह भी हो सकता है कि वह सृष्टि की सनातन शक्ति है। सामाजिक स्तर पर मानव समाज के सर्वांगीण विकास में नारी का योगदान
किसी भी दृष्टि से कम नहीं रहा है। स्वाभाविक रूप से घर, परिवार, समाज और राष्ट्र की समग्र चेतना एवं स्वरूप को प्रभावित करने वाली नारी की भूमिका का आभास सामाजिक स्थान, समाज और राष्ट्र निर्माण में नारी की सत्ता अखरती रही है। इसके मूल में पुरुष का स्वयं को सृष्टि का कारण मानना हो सकता है। इसलिए वह नारी को हर क्षेत्र में अपने समान मानने से इनकार करते हुए गंभीर न्यायपूर्ण दृष्टि को नज़रअंदाज करता रहा है। नारी की स्वतंत्रता और सभ्यता के विकास में बड़ा प्रत्यक्ष संबंध है। अगर मानव सभ्यता के विकास के बारे में एक नज़र डालें तो पाएंगे कि सृष्टि के प्रारंभ में मानव जंगलों में रहता था। न उसके पास घर था और न ही परिवार के नाम पर कोई व्यवस्था। इसके अतिरिक्त कपड़े भी नहीं हुआ करते थे। निर्वस्त्र रहकर वनों में विचरता रहता था। केवल उदर पोषण के लिए शिकार किया करता था। धीरे धीरे मानव कबीलों में रहने लगा। यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित न होगा कि इसी दौरान नारी पर बंधन लगना आरंभ हो गया। दूसरी बात यह कि नारी के प्रति भेदभाव बरतना शुरू हो गया। मेरे ख्याल से यह मुक्त नारी पर अंकुश लगाना ही था। कबीले का मुखिया स्त्री पुरुष संबंध के निर्धारित करने लगा। यही कालावधि थी जिसमें कबीले का पुरुष हर किसी महिला से संबंध बनाने के लिए आज़ाद न था, लेकिन कबीले की महिला को इस बात की स्वतंत्रता नहीं रही कि वह किसी पुरुष से संबंध स्थापित कर सके। इस तरह धीरे धीरे परिवार व्यवस्था का उदय हुआ। मनुष्य ने इस विकास के दौरान अपना काफ़ी विकास कर लिया था। इसी दौरान जहाँ बड़े बड़े राज्य हो गए, दूसरी ओर वहीं युद्ध होने लगे। इस उदय के चलते महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए। परिणाम स्वरूप एक ओर सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाओं का जन्म हुआ, तो दूसरी ओर विधवा और पुनर्विवाह पर रोक लगी। इसी तरह नारी शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नारी को एक प्रकार की वस्तु समझा जाने लगा और वह घर में कैद होकर रह गई। पूजनीय महोदय, मैं आपसे मिलावट के संबंध में एक बात कहना चाहता हूँ। वह यह है कि एक ज़माने में हम फसल को कीड़ों से बचाने के लिए हानिकारक रसायन का इस्तेमाल किया करते थे, पर आज हम इसका प्रयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। एक तरफ उत्पादन अधिक हो रहा है, उत्पन्न उत्पाद से मुनाफे में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्पादित हो रही वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी होती जा रही है और यहीं से मिलावट का सिलसिला शुरू हो जाता है। पुराने ज़माने में हमारे देश के अंदर दूध की नदियाँ बहा करती थीं। दूध में पानी मिलाने की बात अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है। आज दुकानदार मौसमी फलों को हरा, लाल, पीला रखने के लिए रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। शुद्ध पानी में मिलावट शुरू हो गई है। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए उनमें
जागरूकता लाने के लिए बड़े बड़े विज्ञापन प्रकाशित किए जा रहे हैं, लेकिन मिलावटखोरों पर इसका कोई असर नहीं होता है। पश्चिमी देशों के अंदर मिलावट करने वालों के लिए काफ़ी सख्त कानून बनाए गए हैं। हमारे यहाँ पर भी लचर कानून व्यवस्था के स्थान पर सख्त कानून बनाने से ही मिलावटखोरी और मिलावटखोरों पर अंकुश लगाया जा सकता है। स्टॉप।